इकोसिस्टम जो है इसे हम कभी इकोलॉजिकल सिस्टम भी कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट इकोलॉजिकल, मैं आज थोड़ा बड़ा भी लिख रहा हूँ सिस्टम, और मैंने वाइट पेन भी यूज़ किया, अच्छी सजेशन थी किसी की, थैंक्स। इकोलॉजिकल सिस्टम, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप समझेंगे कि ये टर्म किसने दी है। वहाँ पे या तो ये ऑप्शन होगी आर्थर टेंसले, ये ऑप्शन इन 1935। अगर ये ऑप्शन वहाँ पे नहीं थी तो वहाँ पे ये ऑप्शन होगी, याद रखिएगा, रॉय कैल्फैम। देते हैं कभी ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी किसी भी एग्जाम में। 1930 बेसिकली क्या कन्फ्यूजन है इसमें, एक्चुअली टर्म इसी ने दी थी, रॉय कैल्फैम ने, लेकिन इसने इस टर्म को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, तो नाम क्रेडिट उसी को गया जिसने इसको एक्सप्लेन किया, ना कि जिसने पहले दी। समझ आ रहा है? तो बुक्स में यही लिखा जाता है, आर्थर टेंसले, ए टेंसले लिखा जाता है। ही वॉज एक्चुअली एन इंग्लिश बॉटनिस्ट, जो बॉटनिस्ट मीन्स जो प्लांट्स को स्टडी करता है। अब यहाँ पे इकोसिस्टम जो है क्या बेसिकली है, व्हाट इज दिस? देखिए याद रखिएगा, ये एक सेल्फ सस्टेन्ड सेल्फ रेगुलेटिंग, आप साथ साथ में लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा मजा आएगा आपको भी। सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ रेगुलेटिंग, कामा ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम मेड अप ऑफ, ये कंप्रेहेंसिव एक डेफिनेशन मैं खुद की लिख रहा हूँ, ठीक है, मेड अप ऑफ बायोटिक कम्युनिटी, मेड अप ऑफ बायोटिक कम्युनिटी एंड फिजिकल एनवायरनमेंट या एबायोटिक एनवायरनमेंट, वेयर, जहाँ पे क्या होता है, वेयर इन interactions occur via energy flow and recycling of matter। यहाँ पे मैं ये सारे डेफिनेशन खुद की लिख रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करूँ, सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ रेगुलेटिंग, फिजिकली डिफाइंड, ना फिजिकली, हाँ विथ फिजिकली डिफाइंड स्पेस, फिजिकली डिफाइंड स्पेस। अब ये सारी चीज़ें आप समझिएगा, इतना ही समझ लिया तो मानो आपने इकोसिस्टम समझ लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अंडरस्टैंड कीजिए, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से सिखाता हूँ, ऐसे ये समझ नहीं आएगा क्या होता है इकोसिस्टम। आपको मैंने बताया था कल कि इकोसिस्टम क्या है। सपोज़ मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक इकोसिस्टम लेता हूँ, सपोज़ ये लैंड पे एक इकोसिस्टम है जहाँ पे हम देखते हैं बाज़ाब्ता सन है, ठीक है, इसकी सन रेज आ रही हैं, यहाँ पे सपोज़ एक प्लांट है, दिस इज़ अ प्लांट, ओके, प्लांट, इस प्लांट को डियर खाता है और डियर को फिर लाइन कंज्यूम करता है। सिंपल बनाते हैं इसको, ओके, सिंपल तरीके से समझते हैं। और फिर जाके लाइन, डियर हो या प्लांट हो, इनकी जब डेथ होती है, इन पे बैक्टीरिया एंड फंजे एक्ट करते हैं और ये इनको डिकम्पोज करते हैं। बेसिकली जब लाइट प्लांट पे पड़ती है, प्लांट यहाँ सॉइल से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लेता है, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फ़र है, वाटर है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, तो इनको यूज़ करके, और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको यूज़ करके ये मटेरियल बनाता है जो खुराक होता है अपने लिए और जो आगे इनको खाएंगे उनके लिए। तो ये मटेरियल फिर आगे जाके यहाँ देखिए आप, डियर की तरफ आ जाता है थ्रू फूड, तो यहाँ से फूड के ज़रिए डियर में मटेरियल आ जाता है, मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, और यही मटेरियल फिर डियर फूड बनता है लाइन का, तो मटेरियल फिर किस में जाता है, लाइन में, तो मटेरियल ट्रांसफ़र होता है ऐसे। लेकिन मटेरियल जो है इन द फॉर्म ऑफ फूड है ना, फूड, ये एक्चुअली एनर्जी भी कंटेन करता है, तो यहाँ पे एनर्जी भी फ्लो हो रही है और मटेरियल भी आगे के चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स यूज़ हो गए और यहाँ पे ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट भी यूज़ हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक्चुअली यूज़ हो गया, प्लांट ने यूज़ किया, तो ये मटेरियल जो है ये आगे चलता है, अब लाइन में पहुँचा, लाइन में पहुँचने के बाद, या और डेयर में भी है, फिर इनकी जब डेथ होती है, बैक्टीरिया और फंगी पे एक्ट करेंगे इनकी डेड बॉडीज़ पे, और फिर ये वापस ये मटेरियल इसमें
रिलीज़ करेंगे, सॉइल में रिलीज़ करेंगे और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे। और बची खुची जो एनर्जी होती है वो एयर में रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो भी लास्ट में रिमेनिंग एनर्जी होती है। तो यहाँ पे समझने वाली बात जो है, यहाँ पे जो एनर्जी है इसका फ्लो हो रहा है, ये आगे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ये मटेरियल है ये रिसाइकल हो रहा है, ये रिसाइकल हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू हुआ, एटमॉस्फेयर से शुरू हुआ, आगे चल के ये वापस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ हो गया, जैसे बीच बीच में भी रिलीज़ होता है। डियर भी रेस्पिरेशन करता है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया गया फोटोसिंथेसिस में और इनको यूज़ किया फोटोसिंथेसिस में, है ना, बॉडी मटेरियल बनाने के लिए। फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड भी अपनी जगह आ गया वापस साइकिल की तरह, और ये वाले जो न्यूट्रिएंट्स बाकी हैं ये बैक्टीरिया और फंजाई एक्ट करके वापस यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो एनर्जी का फ्लो होता है, एनर्जी का फ्लो होता है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या मटेरियल जो है, मटेरियल का साइक्लिक मैनर में मूवमेंट होता है या रिसाइकलिंग होता है, साइक्लिक मूवमेंट होता है। ठीक है, ये अब यहाँ पे ये समझ आना चाहिए आपको कि इसमें एक फिजिकली डिफाइंड स्पेस होती है। ये मैंने दिखाया, सपोज दिस इज़ ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड एट एनी प्लेस जहाँ पे हम ये इंटरेक्शन देख रहे हैं, तो इट इज़ फिजिकली डिफाइंड स्पेस है इसमें। लेकिन ये एक ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम क्या होता है कि ये एक क्लोज्ड सिस्टम नहीं कि इसमें ना ही एनर्जी एंटर होगी और ना ही मटेरियल एंटर होगा। एनर्जी एंड मटेरियल, एनर्जी एंड मटेरियल, ना ही ये एनर्जी एंड मटेरियल बाहर से भी आ सकता है और अंदर से भी बाहर जा सकता है। अगर एनर्जी एंड मटेरियल एक्सचेंज नहीं होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, जो कि इस इकोसिस्टम के इस इकोसिस्टम के बाहर है, अगर उसके साथ एनर्जी एंड मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होता है तो फिर ये क्लोज्ड सिस्टम था। लेकिन इन रियलिटी मटेरियल एंड एनर्जी इनका एक्सचेंज होता है, सो दिस इज नॉट ए क्लोज्ड सिस्टम। यहाँ पे ये पॉइंट भी क्लियर है, दिस इज एन ओपन सिस्टम, जिसमें क्या है, बायोटिक कम्युनिटी, यहाँ पे डियर्स की पॉपुलेशन है, लायंस की पॉपुलेशन है, प्लांट्स की पॉपुलेशन है, दैट इज बायोटिक कम्युनिटी। एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल फैक्टर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉयल है, एयर है, वाटर है, सब कुछ है, सनलाइट है, हीट है, टेम्परेचर है, सब कुछ है, फिजिकल एनवायरनमेंट जहाँ पे इंटरेक्शंस हो रही हैं, आप देख सकते हैं एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्शन हो रही है। देखिए एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, सॉइल से इन्होंने बाकी न्यूट्रिएंट्स लिए, यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं सॉइल में वापस से न्यूट्रिएंट्स डाले गया, कार्बन डाइऑक्साइड डाला गया, यहाँ पे ये डियर वगैरह या लाइन ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं। तो यहाँ पे जो मटेरियल का जो इंट्रैक्शन जो होती है वो एबायोटिक एनवायरनमेंट से भी होती है और बाद में इनके दरमियान भी होती है। आप देख सकते हैं डियर ने प्लांट का फूड खाया, लाइन ने डियर को खाया, तो इनके दरमियान भी ये जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ इंट्रैक्शंस, इंट्रैक्शन कैसे होती है, एक तो एनर्जी भी चलती है आगे आगे, अभी देखा एनर्जी फ्लो और रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल भी होता है। तो ये है कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ दिस इकोसिस्टम। लेकिन यहाँ पे मैंने कंसेप्ट बताया कि ये सेल्फ सस्टेन्ड होता है और सेल्फ रेगुलेटिंग होता है। ये क्या चीज़ है, सेल्फ सस्टेन्ड एंड सेल्फ रेगुलेटिंग ये क्या होता है, ठीक है। सो अब आप देखेंगे ये कंसेप्ट सीखने के लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए यहाँ पे सपोज मैं दोबारा यहाँ पे छोटा सा बना देता हूँ, यही फॉर एग्जांपल एक छोटा सा इकोसिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। इसमें ये प्लांट है, प्लांट को डियर कंज्यूम करेगा और डियर को सपोज लाइन कंज्यूम करेगा। ये मैं सिंपल आपके लिए बना रहा हूँ, ओके, इससे इजीली समझ आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए सेल्फ सस्टेन मीन्स आपको पहले ये समझ आना चाहिए कि इसमें अगर सस्टेनेंस, अगर कंटिन्यूसली इस इकोसिस्टम को रखना है तो इसको एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए, कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए, एनर्जी सोर्स। और आपको पता है इकोसिस्टम को अगर सस्टेन करना है तो एनर्जी सोर्स तो उसका होगा ही अपना, दैट मीन्स इट इज़ सेल्फ सस्टेन। क्योंकि यहाँ पे जब हम सन की बात करते हैं इसमें बाज़ाब्ता एक एनर्जी सोर्स है, कंटिन्यूस एनर्जी सोर्स। ये नहीं कि एक ज़माने में धूप थी अब आपके ज़माने में धूप नहीं है, बस जब भी एनर्जी सोर्स खत्म होगा, जब भी एनर्जी सोर्स खत्म होगा इकोसिस्टम फिनिश। सो किसी भी इकोसिस्टम को अगर सस्टेन होना है, होते भी है सस्टेन, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर कंटिन्यूस एनर्जी सोर्स। क्लियर है। नेक्स्ट इज, सो इट इज़ सस्टेन कि कैसे करते हैं खुद को। नेक्स्ट इज ये खुद को रेगुलेट कैसे करते हैं, रेगुलेट कैसे करते हैं ये खुद को इकोसिस्टम्स, सेल्फ रेगुलेटरी कैसे हैं ये, आपको मैं ऐसे ही एग्जांपल से समझाऊंगा। एग्जांपल से अच्छे से समझ आता है, वैसे नहीं आता। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे यही इकोसिस्टम है, ये प्लांट को डियर कंज्यूम करता है, डियर को लाइन कंज्यूम करता है, सन की एनर्जी आती है और यहाँ सॉइल में मटेरियल वगैरह है सारा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे भी है ना, सॉइल में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जिनको प्लांट यूज़ करता है और फोटोसिंथेसिस करता है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं
सन भी है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, यहाँ पे याद रखेगा कि जितनी एनर्जी एंड मटेरियल, एनर्जी इनपुट एंड मटेरियल अवेलेबिलिटी होगी टू स्टार्ट फॉर प्रोड्यूसर्स, ओके, मतलब प्लांट्स के लिए। स्टार्ट तो यहीं से होता है ना, सारे फूड यहीं से स्टार्ट होता है, प्लांट से। तो एनर्जी इनपुट प्लांट्स के लिए और मटेरियल अवेलेबिलिटी जितनी होगी एक इकोसिस्टम की, मतलब सपोज प्लांट्स हैं लेकिन सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो क्या प्लांट कैसे ज़िंदा रहेगा? इसको चाहिए ज़िंदा रहने, तो काफ़ी सारे प्लांट्स के लिए। तो इनका मतलब है दोनों चीज़ें, एनर्जी इनपुट एंड मटेरियल अवेलेबिलिटी जितनी ये होगी उतना ही ये इकोसिस्टम ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस इकोसिस्टम पे एक टाइम पे एक इकोसिस्टम है जिसमें 1000 सपोज किलो कैलोरीज एनर्जी पड़ रही है, ठीक है। इसमें अगर हम देखते हैं सपोज इसमें प्लांट्स 20 हैं, डियर इसमें 20 हैं, और सपोज इसमें लाइन 10 हैं फॉर एग्जांपल। अब दूसरा एक इकोसिस्टम है जिस पे 1 लाख किलो कैलोरी एनर्जी पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताएंगे यहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा होंगे, फॉर एग्जांपल 100 होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डियर भी बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल 50, लाइन भी ज़्यादा होंगे, फॉर एग्जांपल 30। तो ये समझ सकते हैं कि एनर्जी और मटेरियल का अगर इनपुट इंक्रीज होता है तो इसमें जो इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी होती है वो भी इंक्रीज होती है। ये डिक्रीज करेंगे तो उसमें इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज होती है। प्रोडक्टिविटी यही होता है कि कितना नंबर या मास है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। इसमें मैं आगे सिखाऊंगा आपको, प्रोडक्टिविटी अच्छे से पढ़ना है। ये एक तरीका है जिस तरीके से खुद को रेगुलेट करते हैं, मतलब हर कोई इकोसिस्टम एक बैलेंस में रहने की कोशिश कर रहा है। अब दूसरा तरीका क्या है, दैट इज थ्रू, ये हो गया एनर्जी एंड मैटर इनपुट के जरिए। दूसरा है जिसे हम कहते हैं कंट्रोल वाया फीडिंग रिलेशनशिप्स। इससे भी कंट्रोल होता है कि इकोसिस्टम खुद को रेगुलेट करता है। सपोज यहां पे प्लांट्स हैं, इनको डेयर कंज्यूम करता है, डेयर को लाइन कंज्यूम करता है। सपोज यहां पे फॉर एग्जांपल लाइन जो है, लाइन की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी फॉर टाइमिंग। अगर लाइन की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो आप मुझे बताइए डेयर की पॉपुलेशन को क्या होगा, इंक्रीज होगी या डिक्रीज? इनको खाएंगे, प्रेडेशन करते हैं इन पे, तो डेयर की पॉपुलेशन डिक्रीज होती है। अगर डेयर की पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, आप मुझे बताइए प्लांट्स की पॉपुलेशन को क्या होगा? ये तो इंक्रीज होंगे। फीडिंग रिलेशन मतलब एक दूसरे को खाने से ये खुद को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से भी रेगुलेट करते हैं कि अगर ज़्यादा कहीं पे हो गया तो जब तक वो बराबर नहीं आते अपनी लेवल पे तब तक इस पे एक फोर्स रहता है बैलेंस करने का। वो मैं सिखा रहा हूँ। लाइन ज़्यादा हो गए, डेयर कम हो गए, लेकिन डेयर कम हो गए तो प्लांट्स इंक्रीज होंगे। अब नेक्स्ट साइड से इसे देखते हैं। ज़रा आप मुझे बताएं, अगर डेयर कम होते हैं, मुझे बताएं लाइन इंक्रीज हुए थे, तो पहले लाइन इंक्रीज हुए थे, फिर उन्होंने डेयर उसको ज़्यादा खाया था, तो डेयर नंबर, अगर डेयर अब कम हो रहे हैं तो आप मुझे बताइए लाइन क्या करेंगे, लाइन क्या खाएंगे? उनको डेयर खाने, लेकिन डेयर कम हो गए तो लाइन अब वापस अपनी लेवल पे आएंगे, ये दोबारा कम हो जाएंगे। और यहाँ से देखते हैं, अगर डियर कम हो गए तो प्लांट्स का नंबर इंक्रीज हो गया। इसका मतलब है जो बचे कुछ डियर हैं उनका नंबर अब जल्दी इंक्रीज होगा, क्योंकि उनको ज़्यादा घास अवेलेबल होगा। प्लांट ज़्यादा अवेलेबल होंगे ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो वापस से डियर का नंबर वापस इंक्रीज होगा। जो पहले हुआ था कि लाइन इंक्रीज हो गए थे, डियर्स को डिक्रीज किया था उन्होंने, लेकिन ये वापस खुद ब खुद इकोसिस्टम में रेगुलेट किया थ्रू ट्रॉफिक मैकेनिज्म्स। इसे कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। आपको कुछ नहीं याद रखना, बस इतना। तो ये जो है लाइन्स इंक्रीज हुए थे, खुद ब खुद डेयर्स को डिक्रीज किया था, लेकिन ये खुद ब खुद ऐसे ही वापस उस सिचुएशन में आ गए कि लाइन भी अब अपने पुराने नंबर पे आ रहे हैं, नंबर पे आ रहे हैं, और डेयर भी अब पुराने नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इकोसिस्टम में एक प्रॉपर्टी होती है कि ये खुद को खुद ही रेगुलेट करते हैं। ये अल्लाह ताला का बहुत ही अच्छा निज़ाम है। कोई भी नहीं तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज डियर मरते ही नहीं, डियर ज़्यादा होते, घास ख़त्म हो जाता, ठीक है ना, घास ख़त्म हो जाता है, फिर डियर वापस कम हो जाएंगे। तो ये हर हिसाब से ट्रॉफिक लेवल्स पे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
मेंटेन किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि इससे समझ आता है कि हर कोई इकोसिस्टम कोशिश करता है कि वो अंदरूनी एक बैलेंस रखे, इंटरनल बैलेंस रखे। अगर बाहर से कोई डिस्टर्बेंस आती है उसको अपोज करें और अपने अंदर जो बैलेंस है, हाँ मुझे 15 लाइन्स हैं, 15 डेयर्स हैं, 15 घास हैं, इसको ऊपर नीचे करने की कोशिश नहीं देनी है, चाहे बाहर से कुछ भी हो जाए। ये जो मेंटेन होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करना, बाहर के प्रोट्यूबरेंस या बाहर के डिस्टर्बेंसेस को अवॉइड करके, उसे हम कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड होमियोस्टैसिस। होमियोस्टैसिस इसका मतलब है ये जो होते हैं इकोसिस्टम्स, ये होमियोस्टैसिस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंट इंटरनल प्रॉपर्टीज, इंटरनल रिकॉर्ड चाहिए हसन, हाँ इंटरनल प्रॉपर्टीज, कॉन्स्टेंट इंटरनल प्रॉपर्टीज, चाहे ट्रैफिक लेवल में देखें कि डियर या कुछ भी, सारी प्रॉपर्टीज अपनी कॉन्स्टेंट रखने की कोशिश करते हैं, इन स्पाइट ऑफ क्या, इन स्पाइट ऑफ एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस। ओके, डिस्टर्बेंसेस। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, आई नो। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आप हमें बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर हैविंग मोर साउंड होम्योस्टैसिस। नीचे काफ़ी सारे इकोसिस्टम्स दिए जाएंगे, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि होम्योस्टैसिस उस इकोसिस्टम का बेहतर होता है जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, ज़्यादा रेजिस्टेंस और ज़्यादा रेसिलियंस होती है, रेजिस्टेंस मीन्स कि एक इकोसिस्टम है, इसमें अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी काफ़ी सारी, बाहर से डिस्टर्बेंस आएगी, कोई भी डिस्टर्बेंस हो सकती है, क्लाइमेटिक चेंज है, कुछ भी हो सकती है। ये डिस्टर्बेंस इसको यहाँ पे ये क्या कोशिश करता है कि हाँ मुझे खुद को चेंज नहीं करना है इन प्रॉपर्टीज़ को, तो ये एबिलिटी टू नॉट टू चेंज इट्स प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। लेकिन एक बार ये चेंज हो गया फिर दोबारा इसे कोशिश करता है कि मैं दोबारा अपने नंबर पे आ जाऊँ, अपनी लेवल पे आ जाऊँ, इनिशियल लेवल पे एक वापस। तो वापस उस स्टेट में आने को हम क्या कहते हैं, रेसिलियंस। वापस कितनी जल्दी, ठीक है, रेट एंड लेवल कोई इकोसिस्टम आता ही नहीं है अपनी लेवल में बराबर, एंड स्टेट उस अपनी स्टेट में बराबर, तो किस लेवल तक और कितना जल्दी आएंगे वो कहते हैं रेसिलियंस। और जितनी रेजिस्टेंस और रेसिलियंस किसी भी इकोसिस्टम की ज़्यादा होती है उतना ही जल्दी वो होमोस्टैसिस मेंटेन करता है और ज़्यादा देर तक मेंटेन करता है। समझ आ रहा है। अब ये सवाल पैदा होता है किस इकोसिस्टम की रेजिस्टेंस और रेसिलियंस ज़्यादा होती है। रिमेंबर द मोर कम्प्लेक्स, जितने भी ज़्यादा कम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स होते हैं, मोर कम्प्लेक्स इकोसिस्टम मोर रेसिलियंस, मोर कम्प्लेक्स इकोसिस्टम the more complex is its resistance and resilience and hence homeostasis। आपको मैं यहाँ पे एक सवाल कहता हूँ, सपोज यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स हैं, आपको मैं कहूँगा इन दोनों में से बताइए कौन सा इकोसिस्टम होमोस्टैसिस ज़्यादा बेहतर मेंटेन करेगा। तो आप समझ सकते हैं कौन होगा वो, मैं आंसर नहीं बताऊँगा, ठीक है, ये आप समझेंगे कंसेप्ट तभी बताएंगे। दैट इज़ दिस अबाउट इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सबको पता है इकोसिस्टम में दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, एक एबायोटिक कंपोनेंट्स दैट इज़ नॉन लिविंग, एंड बायोटिक कंपोनेंट्स जिन्हें हम कहते हैं लिविंग कंपोनेंट्स। और आपको पता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन थोड़ा सा करूँगा, सपोज यू विल टेक ए स्मॉल इकोसिस्टम, जैसे हमने कल लिया था, दिस इज सपोज ए प्लांट दैट इज़ कंज्यूम्ड बाय डियर एंड इट इज़ इन टर्न कंज्यूम्ड बाय लायन। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, तो आपको पता है इन तीनों की डेथ के बाद इनको कौन डिकम्पोज करते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजे जो इन पे एक्ट करते हैं, और फिर जाके इनके जो बचे खुचे इनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस सॉइल में डालते हैं और इनकी बची खुची एनर्जी को एयर में हीट के ज़रिए लॉस करते हैं। अब ये छोड़िए, इतना यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो ये कम्युनिटी मिलती है जिसमें प्लांट्स की पॉपुलेशन है, डियर की पॉपुलेशन है और लाइन्स की पॉपुलेशन है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स यहाँ पे कैसे होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ बायोटिक कम्युनिटी। ओके, कम्युनिटी जिसमें
या तो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो यहाँ पे प्लांट्स हैं जो कि सारा खुराक बनाते हैं बाय यूजिंग सोलर एनर्जी, ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे बाकी जो भी हैं दोज आर ऑल कॉल्ड कंज्यूमर्स। लेकिन इनको आसपास जो इनके आसपास जो एनवायरनमेंट है दैट इज़ एबायोटिक और फिजिकल एनवायरनमेंट, ओके। तो उसमें उसके कंपोनेंट्स क्या क्या, इनको इनके आसपास क्या क्या एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, दोज आर सॉइल, ओके, एयर या हम कह सकते हैं एटमॉस्फेयर, ओके, वाटर, लाइट है, टेम्परेचर है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ओके, ग्रेविटी है, और लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड है। इसी तरह से और भी कुछ हैं, ये मैंने खास यहाँ पे लिखे। तो अब हम करेंगे क्या, हम इन एबायोटिक फैक्टर्स को एक एक करके लेंगे और आपको स्पेशली अबाउट प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो कि फैक्चुअल भी होंगे, थोड़े कंसेप्चुअल भी होंगे इन एबायोटिक एज वेल एज बायोटिक फैक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम सॉइल को लेते हैं। लेट मी टेक अनदर कलर। सॉइल के बारे में कुछ 4-5 पॉइंट्स में बताऊंगा, वो आप याद रखिएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉइल की स्टडी को हम क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी। और आपको मैं बताऊं ज्योग्राफी में आप ये सारा डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। और सॉइल में जो फर्टाइल पोर्शन होता है सॉइल का, फर्टाइल दैट इज मतलब जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं, दैट इज टॉप सॉइल। और टॉप सॉइल फर्टाइल क्यों है, वाई इट इज फर्टाइल, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है ये वो मैटर है जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं या उनके पार्ट्स होते हैं उससे बनता है, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक मैटर रिच न्यूट्रिएंट्स होता है। ऑर्गेनिक मैटर यहाँ सॉइल में 2 फॉर्म्स में हो सकता है, एक तो डेट्राइटस और दूसरा दैट इज ह्यूमस। कई सारे कंफ्यूज होते हैं, डेड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड डेट्राइटस, डेड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड ह्यूमस। दोनों चीज़ें इसका ऐसे लगता है कि ह्यूमस एंड डेट्राइटस दैट इज वन एंड द सेम थिंग, बट रिमेंबर देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू। डेट्राइटस क्या है, जब भी कोई भी ऑर्गेनिक मैटर गिरता है नीचे, जैसे सपोज दिस इज प्लांट्स लीफ, ये गिर जाती है तो यहाँ पे ये इसकी वेदरिंग होती है, यहाँ हम कैसे इसकी ये कट हो जाती है पीसेस में, फिर जाके इट्स डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन अभी ये कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं होती है, तब हम इसे कहते हैं डेट्राइटस। फिर इसमें काफ़ी सारी प्रोसेस होती हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो होती है दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन, फुल डिकम्पोजिशन होती है, तो ये बनाता है ह्यूमस। दोनों ही डेट्राइटस एज वेल एज ह्यूमस आर रिच इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, रिच इन न्यूट्रिएंट्स आप जनरल में कहिए। अब जो कि वापस सॉइल में जाएंगे और सॉइल को एनरिच करेंगे। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट सीखना है कि ह्यूमस जो है, जितना सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होता है, स्पेशली दिस ह्यूमस, दिस इज मोर नेसेसरी फॉर फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जितना ह्यूमस ज़्यादा होगा उतनी फर्टिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये ह्यूमस किस तरह से फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, रिमेंबर इन फ्यू वेज। फर्स्ट वे ये है कि ये जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की, ये इंक्रीज करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अब ये सॉइल खुद में वाटर होल्ड कर सकती है। दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग कि ये जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस में बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, आपका होता है कैल्शियम, आपका कार्बन, ये सब चीज़ें सब न्यूट्रिएंट्स इसमें, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इसमें कूट के कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। ये चीज़ आप जहन में रखेंगे। अच्छा, अब आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि ये ह्यूमस एक्चुअली कैसा दिखता है। रिमेंबर दिस इज डार्क होता है और इसकी शेप जो होती है खुरदरी होती है, रफ अपीयरेंस में होता है, दैट इज एमॉर्फस। कोई मॉर्फिक शेप नहीं है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, एमॉर्फस खुरदरा होता है, ओके, एमॉर्फस सब्सटेंस होता है। और यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये जो ह्यूमस है, ह्यूमस में ये चलो ये न्यूट्रिएंट्स कूट के बारे हैं, इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स, लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली अवेलेबल प्लांट को नहीं हो सकते तब तक जब तक ये न्यूट्रिएंट्स इससे बाहर ना निकलें और सॉइल में ना आए। उस प्रोसेस को जिसमें इससे ये न्यूट्रिएंट्स बाहर निकलते हैं, ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम वगैरह, उसको हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। याद रखिएगा, ये
ह्यूमस पे होती है और मिनरलाइजेशन होने के बाद ये न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं सॉइल में एंड देन दे कैन बी यूटिलाइज्ड बाय दिस प्लांट। ओके, ये आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन सिंपल सा मैं लिखूंगा यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड हमिफिकेशन। हमिफिकेशन, ये कौन सा लिखना है ये पेन, हमिफिकेशन। ओके, इतना क्लियर है। अब सॉइल की फर्टिलिटी के लिए ह्यूमस के अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाटर। और वाटर जो सॉइल में होता है ये काफ़ी टाइप्स का होता है। एक तो होता है, आपको पढ़ाऊंगा मैं नहीं लेकिन थोड़ा सा बताऊंगा, एक तो होता है ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर। दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड जिसे हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तीसरा जिसे हम कहते हैं केमिकली कंबाइंड वाटर, केमिकली कंबाइंड वाटर। और फोर्थ है जिसे हम कहते हैं कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर। रिमेंबर इसमें ये ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है, जब कहीं पे रेन पड़ती है किसी सॉइल किसी रीजन में तो कुछ वाटर पर्कुलेट हो जाता है नीचे नीचे डाउन, तो नीचे वो वाटर टेबल में रहता है, वाटर टेबल में, एंड दैट इज कॉल्ड ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल वाटर। और आपको पता है ये प्लांट यूटिलाइज नहीं कर सकता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, ये सॉइल पार्टिकल है, इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल जो है बहुत टाइटली बाउंड है, ये भी प्लांट यूटिलाइज नहीं कर सकता है। इस तरह से केमिकली कंबाइंड वाटर, आपको पता है काफ़ी सारे कंपाउंड्स होते हैं सॉइल में जिनके साथ केमिकली वाटर अटैच्ड होता है, ठीक है, तो वो वाटर भी प्लांट यूटिलाइज नहीं कर सकता है। प्लांट्स खाली कैपिलरी वाटर यूटिलाइज कर सकते हैं। व्हाट इज दिस कैपिलरी वाटर, दिस इज सॉइल पार्टिकल, दिस इज अनदर सॉइल पार्टिकल, दिस इज सॉइल पार्टिकल, दिस इज अनदर सॉइल पार्टिकल। इनमें जो पोर्स होते हैं ये कैपिलरी की तरह होते हैं, कैपिलरी की जो अंदर से ल्यूमिन होता है उसी की तरह होते हैं, और यहाँ जो वाटर होता है दैट इज कॉल्ड कैपिलरी वाटर एंड दिस इज द वाटर दैट इज अवेलेबल टू द प्लांट। ओके, एक पॉइंट ये आप याद रखेंगे, कैपिलरी वाटर जो है दिस इज अवेलेबल टू द प्लांट। दूसरा पॉइंट आप याद ये रखेंगे कि टोटल वाटर जो अवेलेबल है प्लांट के लिए यूटिलाइज करने के लिए या यूटिलाइजेबल वाटर दैट इज कैपिलरी वाटर जिसे हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड चेसार्ड, चेसार्ड। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, जो बाकी रिमेनिंग वाटर अनअवेलेबल वाटर है उसे हम कहते हैं इकार्ड। क्या कहते हैं, इकार्ड। बस दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस। आप मुझे बता सकते हैं कि आप खुद ही समझ सकते हैं कि इकार्ड में क्या क्या आता है, ग्रेविटेशनल वाटर प्लस हाइग्रोस्कोपिक वाटर प्लस केमिकली कंबाइंड वाटर एंड चेसार्ड इट इज मेड अप ऑफ कैपिलरी वाटर। चलो ये हो गया आपको वाटर के बारे में, ये कुछ पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अब सॉइल हमने ले ली, वाटर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो हम अब सपोज लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। कलर, हाँ लाइट, एक मिनट, लाइट। सी माय डियर फ्रेंड्स, या हम कह सकते हैं शॉर्ट में सनलाइट। ओके, लाइट रेफर्स टू सनलाइट। तो सनलाइट है क्या, रिमेंबर इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इट इज ए बैंड ऑफ, हम यहां पे ऐसे लिखूंगा मैं, बैंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Electromagnetic refers to those waves which are both electric field as well as magnetic field. और इस बैंड में जो डिफरेंट वेव्स होती हैं, डिफरेंट वेव बैंड मतलब काफ़ी सारे वेव्स जो होती हैं उनकी डिफरेंट वेव लेंथ होती है, वेव लेंथ्स डिफर होती हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होती हैं और उनकी एनर्जीज भी डिफरेंट होती है। समझ आ रहा है। वेव लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी को बाय स्मॉल एफ एंड एनर्जीज को बाय ई। आप लिखेंगे ऐसे, चलो ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे कुछ बताना है मुझे, दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। तो वो कहाँ पे है वो मैं आपको सिखाऊंगा थोड़ा सा उसके लिए। तो मैं यहाँ पे ये सारी जो भी वेव्स हैं जिनकी डिफरेंट क्या होगी, वेव लेंथ्स, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट एनर्जीज, ये कहाँ से आती हैं, सनलाइट से, सनलाइट में होती हैं। तो इन सब को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ और उनमें आपको बता देता हूँ कि कौन सी लाइट की क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखिए, अगर हम देखेंगे यहाँ पे मैं एक स्पेक्ट्रम बना देता हूँ। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे गामा रेज को रखूंगा, गामा रेज। ओके, याद रखिएगा गामा रेज में क्या होती है, इनमें वेव लेंथ जो होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं।
अगर हम देखेंगे, हमेशा याद रखिएगा, वेव लेंथ जो होती है किसी भी वेव की, अगर ये इसकी इन्वर्स रिलेशन है किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, इनकी इन्वर्स रिलेशन है। लेकिन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी, रिमेंबर। तो यहाँ पे अगर वेव लेंथ बहुत कम है, सबसे कम है गामा रेज की, तो आप मुझे बताएं फ्रीक्वेंसी इनकी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ओके, अगर बहुत कम है, सबसे कम है, तो फ्रीक्वेंसी इन वेव्स की क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी की डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसका मतलब है इसकी एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी। गामा रेज आर हाईली एनर्जेटिक, हाई विथ हाई फ्रीक्वेंसी एंड विथ लोएस्ट wavelengths. So these are gamma rays. Okay. गामा रेज के बाद यहां पे मैं नेक्स्ट दिखाता हूं, दैट इज, जरा हम दूसरा कलर ले लें, ये वाला सपोज, दैट इज एक्स रेज। ओके, और उसके बाद आ जाते हैं यूवी रेज, और उसके बाद आ जाते हैं हमारे, ग्रीन से दिखा देता हूं मैं, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वाले कलर की आवाज को, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो है वो वेव्स जिनको हम क्या कहते हैं, दोज आर कॉल्ड विजिबल लाइट। विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। और उसके बाद यहां पे इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, एंड देन अल्टीमेटली वी हैव रेडियो वेव्स। और यहां पे आप देखिए, रेडियो वेव्स बिल्कुल गामा वेव्स के अपोजिट होंगे। जितना हम इस डायरेक्शन में जाते हैं उतना वेवलेंथ इंक्रीज होती है, इसका मतलब है रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। अच्छा, उतना फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, तो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कम होगी, सबसे कम होगी। इसी तरह से एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी भी सबसे कम होगी। समझ आ रहा है, ये समझेंगे आप। तो लीस्ट एनर्जेटिक वेव्स और रेडियो वेव्स, हाईएस्ट विथ हाईएस्ट एनर्जी गामा रेज, लीस्ट फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गामा रेज। अच्छा, इसी तरह से हाईएस्ट वेवलेंथ तो वो कौन सी किसकी है, रेडियो वेव्स। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ दैट इज ऑफ गामा रेज। तो ये ऐसे समझेंगे आप। नाउ विजिबल लाइट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट यहाँ पे याद रखें। इंफ्रारेड जो है इसकी इंपॉर्टेंस ये है, बाकियों की मैं नहीं बताऊंगा, बस ये इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हीट अप जो इकोसिस्टम होता है, हीट अप जो भी एनवायरनमेंट होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस इंफ्रारेड रेडिएशन। ओके, लेकिन यहाँ पे ये विजिबल लाइट की भी इंपॉर्टेंस है इकोसिस्टम के लिए, बाकियों की इंपॉर्टेंस इकोसिस्टम के लिए उतनी नहीं है। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए, यूवी रेज जो होते हैं ये बहुत ही डैमेज करते हैं हमारे स्किन को, तो स्किन कैंसर्स वगैरह होते हैं, तो ये छोड़िए, ये इकोसिस्टम के हिसाब से मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं समझता हूँ उतना। अब यहाँ पे देखिए, इंफ्रारेड हीटिंग अप इकोसिस्टम एंड विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जो है इसकी वेवलेंथ यहाँ पे आप याद रखेंगे, लैम्बडा जो इसकी होती है वेवलेंथ, दैट रेंजेस फ्रॉम 400 to 700 नैनोमीटर, एंड दिस विजिबल लाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। शॉर्ट में इसे PAR लिखते हैं, मैं फुल फॉर्म यहाँ लिखता हूँ, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। क्यों क्यों क्योंकि विजिबल लाइट ही है वो लाइट है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए यही लाइट रेस्पॉन्सिबल। और हम बचपन से पढ़ते आए हैं ना, VIBGYOR कलर्स पढ़ते आए हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये एक्चुअली विजिबल लाइट के ही फर्दर डिविजन्स हैं। ओके, इन ही वेवलेंथ्स की जो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं रेंज, इसी रेंज में ये सारे आते हैं, VIBGYOR। और आपको पता होना चाहिए इसमें भी सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, 700 नैनोमीटर किसकी होगी, रेड की। तो इसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ है। और वायलेट सबसे कम वेवलेंथ इसकी है, कितनी है, 400। समझ आ रहा है ना। तो आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कौन होगी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इसकी होगी और सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी भी होगी। एक मिनट, यहाँ पे ये बंद करूंगा मैं, पहले ये खुला रखा मैंने, एक मिनट। हाँ, तो मैं कह रहा था कि वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ है लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है इनमें से, और एनर्जी सबसे ज्यादा है। रेड की क्या है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम है और एनर्जी विजिबल लाइट में सबसे कम है। ठीक है, ये आप समझेंगे इस तरह से। तो यहां पे फोटोसिंथेसिस के लिए तो ये रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा इनमें से किस टाइप का कलर, किस टाइप की वेवलेंथ
रेस्पॉन्सिबल होती हैं, दैट इज, रिमेंबर ऑलवेज, दैट इज ब्लू एंड रेड, रेड एंड ब्लू लाइट। ओके, फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी है ये कलर लेते हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं, जब हम डीप एक्वेटिक वाटर बॉडी देखते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है कि ये वाटर जो है, लाइट इसमें जब पेनिट्रेट होती है, वाटर में जब ये सारे कलर सेंटर हो जाते हैं, याद रखिएगा ब्लू एंड रेड लाइट जो होती है, ब्लू एंड रेड लाइट ये ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है ऊपर ही। इसका मतलब है ये नीचे ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगी। तो यहाँ पे नीचे जो होती है, यहाँ पे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा जल्दी, ज़्यादा बेहतर से नहीं हो सकता है। इसलिए डीप वाटर बॉडीज़ में प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी किसी भी इकोसिस्टम की स्टार्ट होती है विथ फोटोसिंथेसिस, या हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमें लाइट की इंपॉर्टेंस अर्थ पे कैसे है। एक तो चलो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारी अर्थ में जो बायोडाइवर्सिटी है क्या उस पर इफेक्ट करता है? बिल्कुल करता है। लाइट की जो हम कह सकते हैं, लाइट अमाउंट ऑफ लाइट, अमाउंट एंड ड्यूरेशन, अमाउंट हम कह सकते हैं इंटेंसिटी, ओके, ज़्यादा लाइट कम लाइट ये कह सकते हैं। एक मिनट है, अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो अर्थ पे पड़ती है, इट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। जैसे हमारे सामने ये अर्थ है, ठीक है, यहीं पे आगे आपको लैटिट्यूड अल्टीट्यूड भी नहीं, लैटिट्यूड यहाँ पे क्लियर होगा। देखिए ये आपको पता है, दिस इज 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर। उसके बाद 23.5 पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड 23.5 साउथ पे क्या है, ये नॉर्थ पोल है, दिस इज साउथ, इट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सबको पता है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर है, रिमेंबर सन की मैं अगर बात करता हूँ, ये सन है, ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, आपको इजीली समझ आएगा। सन की रेज, लेट अस टेक डिफरेंट कलर, सम ब्यूटीफुल कलर। सन की जो रेज हैं यहाँ पे इक्वेटर पे हमेशा एक्चुअली पड़ती हैं, यहाँ पे हमेशा समर होता है। सीजन्स में क्या होता है, देखिए 3 मंथ्स के लिए ये सन यहाँ जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास जाता है 3 मंथ्स, फिर 3 मंथ्स में ये वापस आता है, ठीक है, फिर 3 मंथ्स में यहाँ जाता है, कितने हो गए 9 मंथ्स, और फिर 3 मंथ्स में से मैं ये वापस यहाँ पे आ जाता है, टोटल हो गया 12 मंथ्स। ये ऐसे मूवमेंट करता है जिसकी वजह से सीजन्स बनते हैं। ये ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, आपको सिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट है कि यहाँ पे एक्चुअली ये इक्वेटर के आसपास ही मूव होता है। अब यहाँ देखिए, जब ये साउथ की तरफ आ गया तब यहाँ पे तो लाइट नहीं पड़ रही है अच्छे से, कंटिन्यूसली समर्स, यहाँ पे विंटर्स होते हैं, और जब ये यहाँ पे आ गया तब यहाँ पे विंटर्स बनेंगे, यहाँ पे समर नहीं होगा, यहाँ पे विंटर्स बनेंगे। मतलब जब ये साउदर्न रीजन में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में क्या हो गया, विंटर, विंटर। और जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विंटर। जहाँ पे ये प्रेजेंट है वहाँ समर है। कहने का मतलब ये है कि इक्वेटर वो रीजन है जहाँ पे एक तो डायरेक्ट सन रेज होती हैं, दैट इज अमाउंट एंड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट इज हाई, अमाउंट बहुत ज़्यादा है, और ड्यूरेशन भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा क्या होते हैं, समर्स, इजंट इट, समर होता है। लेकिन जितना जितना हम पोल्स की तरफ जाते हैं, दोनों इंटेंसिटी एज वेल एज ड्यूरेशन डिक्रीज हो जाती हैं। और यहाँ पे आप फिर समझ सकते हैं, जब ये डिक्रीज हो जाएंगे तो अल्टीमेटली डाइवर्सिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा है वहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। इसका मतलब है वहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा है तो फिर एनिमल्स भी ज़्यादा है। तो आप बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे होगी, इक्वेटर के आसपास होगी। समझ आ रहा है? दिस इज़ वाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और द रिचेस्ट इन बायोडाइवर्सिटी। लेकिन पोल्स की तरफ हमें ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मुझे बताना क्या है कि अर्थ पे जो बायोडाइवर्सिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी हम कह सकते हैं, डेंसिटी यहाँ हम कह सकते हैं डाइवर्सिटी, डेंसिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये लाइट कंट्रोल करता है कि कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होंगे, लाइट पे ये काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है। कहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी और डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, ये भी लाइट पे काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है। सो हम समझ सकते हैं कि लाइट का रोल बहुत ही ज़्यादा है किसमें, हमारे इकोसिस्टम्स को डिफ्रेंशिएट करने में, कि किस इकोसिस्टम में कितनी बायोडाइवर्सिटी होगी और कहाँ पे कैसी बायोडाइवर्सिटी होगी। तो ये इतना आप याद रखें। दिस वॉज सम कंसेप्चुअल रिलेटेड टू ज्योग्राफी, आप वहाँ पे भी समझेंगे, थोड़ा सा मैंने भी बता दिया। लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड टेक द नेक्स्ट वन। सपोज आप क्या रह गया, वाटर, ओके, वाटर यहाँ आप कह सकते हैं रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन भी, क्योंकि उनके ज़रिए भी वाटर सॉइल ज़मीन पे पहुँचता है, ठीक है।
अब देखिए वाटर जो है, आपको पता है कि वाटर जो है इट इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एसेंशियल है हर किसी के लिए। वाइट कलर, एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए एक बात बताऊं, आप समझ सकते हैं कि आप सोचते होंगे कि हमें पढ़ना क्या है। देखिए श्री राम की बुक जो है ना, आपको वो भी पढ़नी है, श्री राम है कि नहीं, शंकर आए इसकी, वो भी पढ़नी है, लेकिन आपको 11th 12th में शायद 12th के जो NCERTs हैं उससे भी कंसेप्ट आपको लेने हैं। दैट इज़ नॉट, उसमें कंसेप्ट सारे अच्छे से नहीं दिए हैं। उसमें आपका वो जो है ना अप्लाइड पार्ट, जिसमें ट्रीटीज़ या इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, यहाँ जो भी यहाँ पे इश्यूज़ हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़, वो अच्छे से दिए हैं श्री राम पे, लेकिन ये चीज़ें उतने अच्छे से नहीं दिए जैसे कि मैंने देखा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा, वैसे आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी NCERTs की, वो मैं खुद ही बताऊँगा आपको। तो आप सोच रहे होंगे कुछ एक्स्ट्रा भी हम पढ़ रहे हैं। आई एम एक्चुअली कवरिंग NCERTs एज वेल एज श्री राम्स, ओके। सो बी हैप्पी माय डियर्स। वाटर या रेनफॉल इट इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि आपको पता है वाटर ही एक ऐसा मीडियम है जिसमें ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑकर करती हैं। बायोकेमिकल रिएक्शंस वो केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं और लाइफ सस्टेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि लिविंग सेल्स में होती है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। और आपको ये भी पता है कि फोटोसिंथेसिस में तो वाटर एक रॉ मटेरियल यूज़ होता है। तो जब भी हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, स्टार्ट तो सब कुछ फोटोसिंथेसिस से होता है ना। प्रोडक्टिविटी स्टार्ट इसी से होती है। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो इकोसिस्टम स्टार्ट कैसे होगा, उसमें उसमें मतलब आगे कैसे जा सकता है, खुराक कैसे बनेगा, फिर डियर खाएगा, फिर लाइन खाएगा। ये आपको आगे मैं ट्रॉफिक बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा ट्रॉफिक लेवल्स के होते हैं, वो वैसे आपको पता होगी, बट आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू इन द वेरी बिगिनिंग, ओके। तो फोटोसिंथेसिस के लिए भी आपको पता है वाटर इज ए कंपोनेंट, वाटर इज एन रॉ मटेरियल दैट इज नीड। और तीसरे एंगल में हम ऐसे आपको सिखाएंगे कि वाटर बॉडीज़ या वाटर इकोसिस्टम्स भी किसके बने होते हैं। वहाँ पे मीडियम, वहाँ पे जो मटेरियल होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट इज़ वाटर, या हम कह सकते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, ओके। उसके लिए भी वाटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी में एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या क्या हो सकता है। आपको पता है कि ये या तो मैराइन हो सकता है, या तो फ्रेश वाटर हो सकता है, या थर्ड आपने सुना होगा दैट इज एस्चुराइन। ये किस बेस पे हम बनाते हैं, ऑन द बेस ऑफ सैलिनिटी। देखिए इसमें सैलिनिटी बहुत ही ज़्यादा होती है मैराइन वाटर की, जो कि ओशंस में होता है एक्चुअली। फ्रेश वाटर में सैलिनिटी बहुत कम होती है, फ्रेश वाटर जैसे रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स वगैरह। और एस्चुराइन ये वहाँ पे होते हैं जहाँ पे एक रिवर और ओशन या सी आपस में मिलते हैं। स्पेशली यहाँ पे जो ये जॉइनिंग पोर्शन होता है इनका, यहाँ पे देखिए, यहाँ से फ्रेश वाटर आता है। फ्रेश वाटर में क्या है, सैलिनिटी ज़्यादा है कि कम है, कम है। यहाँ पे मैराइन वाटर है तो इसकी सैलिनिटी क्या है, सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है। सैलिनिटी बहुत कम है, सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे इस एस्चुराइन वाटर में, आप मुझे बताइए, जहाँ पे ये रिवर मिलता है सी से, वो एस्चुराइन वाटर वहाँ पे होता है, उसे हम एस्चुरी कहते हैं। तो यहाँ पे सैलिनिटी क्या होगी, ना ज़्यादा होगी ना कम होगी, तो ये दरमियाना सैलिनिटी होगी यहाँ पे। क्लियर हो रहा है। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये बहुत ईजी कंसेप्ट है, इट इज़ नॉट दैट मच कि इस पर 5-10 मिनट हम दे दें। रिमेंबर, हम कोशिश करेंगे कि अगर आपको कहीं पे लगेगा कि नहीं हम थोड़ा तेज़ जा रहे हैं तो बताइएगा, बट यू नो कि आप केएस का पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग फॉर IAS, वी नीड टू कैच सम स्पीड, ओके। वी हैव टू नॉट लीव एनीथिंग बट वी हैव टू कैच सम स्पीड। हमें अपने माइंड को लिफ्ट करना है थोड़ा सा कि हम जल्दी पढ़ें, क्योंकि आई वॉन्ट टू फिनिश द सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल, सो दैट मैं भी फ्री हो जाऊँगा और आप भी अच्छे से सेटिस्फाइड होंगे और आप बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान देंगे। सो अगर मैं ज़्यादा स्पीड पकड़ता हूँ तो मुझे रोकिएगा, कमेंट करके रोकिएगा। लेकिन अगर आप इतना कैचअप कर पा रहे हैं, आई थिंक यू कैन कैचअप, बिकॉज मैं जहाँ पे भी पढ़ाता हूँ आई गो विद क्लियरेंस, मैं सफाई के साथ चलता हूँ, मैं छुपाता कुछ नहीं हूँ, मैं मतलब इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखता हूँ। कोशिश करता हूँ कि थोड़ा एक्सप्लेनेटरी में थोड़ा डिटेल में ही पढ़ाऊँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन उससे अच्छी हो जाती है। तो आप खुद ही बताएंगे मुझे। अब यहाँ पे एक्वेटिक, यहाँ पे एक और पॉइंट आप याद रखेंगे, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो होते हैं, यहाँ पे 1-2 पॉइंट्स आप याद रखेंगे, मेरे जहन में आ रहे हैं। ये 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं लूटिक और दूसरे होते हैं लैंटिक। ये ऐसे याद रखिएगा, ओके। फ्रेश वाटर में आपका आता है रिवर, आता है लेक, आता है स्ट्रीम, आता है पॉन्ड, आता है। देखिए जो एक जगह पे होते हैं, स्टैग्नेंट एक ही जगह पे पानी है, दैट इज फॉर एग्जांपल पॉन्ड है, दैट इज लेक है ना, तालाब है, लेक है, एक ही जगह पे पानी है, दैट इज लैंटिक। और जो मूविंग वाटर्स होते हैं जैसे रिवर्स हैं, जैसे स्ट्रीम्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, दोज आर कॉल्ड
लोटिक इकोसिस्टम या लोटिक वाटर्स हम कह सकते हैं। और यहाँ पे आप ये याद कैसे रखेंगे कि जब कोई ख़जाना लूटने चलता है तो वो क्या, वो आहिस्ता जाएगा कि तेज़ जाएगा? ख़जाना लूटना है तो तेज़ जाएंगे। काश हमें हमारे आसपास भी कहीं ख़जाना मिलता, है ना। तो ख़जाना लूटने हम आहिस्ता नहीं जाएंगे, अगर अभी ख़जाना मिलेगा हम बहुत तेज़ दौड़ेंगे। सो लूटिका आप ऐसे रिमेंबर करिएगा कि दे आर फास्ट मूविंग वाटर्स, जिसमें आपके रिवर्स एंड स्ट्रीम्स आते हैं। अब मैं यहाँ पे वाटर के देखिए, मैं जो ये पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, दिस इज समवट रिलेटेड टू इकोसिस्टम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट। और ये एक और पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू वाटर है जिसमें हम बता सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे अडेप्टेड हैं अपने एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि एक्वेटिक वाटर्स में काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अडेप्टेड होते हैं। एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वन इज एडाप्टेशन, और आप कहीं पे सुनेंगे और एक टर्म दैट इज कॉल्ड एक्लिमेटाइजेशन। समझ आ रहा है? एक्लिमेटाइजेशन। देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए दुनिया में जहाँ पे भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पे क्यों है? बिकॉज वो लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ के एबायोटिक फैक्टर्स या एनवायरनमेंट से अडाप्टेड है। वहाँ पे चाहे क्लाइमेटिक फैक्टर है या कोई भी फैक्टर है वहाँ का, उसके हिसाब से वहाँ पे वो अडाप्टेड है। जैसे आप पोलर बियर को लेंगे आप मुझे बताइए पोलर बियर आप कहाँ पे मिलेगा हमको? क्या इक्वेटर पे मिलेगा? नहीं, इट इज़ अडाप्टेड फॉर कोल्ड एरियाज विद स्नोवी एरिया। तो अच्छा, इसी तरह से आपको मैं बताऊं कंगारो रैट, क्या वो पोलर रीजन में मिलेगा? नहीं, कंगारो रैट कहाँ पे मिलेगा? डेजर्ट्स में क्योंकि वो वहाँ के लिए अडाप्टेड है। तो अडाप्टेशंस जो होती हैं एक्चुअली ये क्या होती हैं? दीज आर परमानेंट चेंजेस या परमानेंट फीचर्स हम कह सकते हैं, जो कि वहाँ के लिए सूटेबल होंगे, सूटेबल फॉर दैट एनवायरनमेंट, सूटेबल टू लिव इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। अब एक्लिमेटाइजेशन क्या है? एक्लिमेटाइजेशन देखिए, ये अडाप्टेशन जो होती है ये काफ़ी सारी जनरेशन के बाद मिलती है। जैसे अगर ये एक कोल्ड एरिया है, समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बोर भी नहीं होना। अगर ये एक ऐसा रीजन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड है, फॉर एग्जांपल क्या है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे किसी स्पीशी के इंडिविजुअल्स इंट्रोड्यूस किए गए, ये कोई ऐसा रीजन है। यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ ऐसे हैं जिनके ऊपर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोट है, मोटा कोट है, फर वाला कोट है। ये काफ़ी सारे स्पीशीज़ हैं जिनके ऊपर फर वाला कोट है। काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स हैं इस स्पीशी के, ओके, एक ही स्पीशी हम डाल रहे हैं, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर फर वाला कोट है। और काफ़ी सारे यहाँ पे ऐसे स्पीशीज़ हैं जो बिना इस फर के, आप मुझे बताइए यहाँ पे जब एक जनरेशन जाएगी, एक जनरेशन मतलब ये रिप्रोडक्शन करेंगे, आप मुझे बताइए नेक्स्ट जनरेशन में ज़्यादा कौन होंगे? चूंकि ये अडाप्टेड होंगे यहाँ पे, क्योंकि इनके ऊपर जो है क्या है, फर है। कोई भी स्पीशी आप ले लें, ये पर्टिकुलर नहीं है, इंसान नहीं है, कुछ भी आप समझ लें, ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इनके ऊपर फर है तो नेक्स्ट जनरेशन में यहाँ पे फर वाले ज़्यादा होंगे और वो कम होंगे, विदाउट फर वाले कम होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में देखेंगे, उसके बाद और ही ज़्यादा ये फर वाले होंगे लेकिन वो कम होंगे। कौन से? ये विदाउट फर हैं वो कम होंगे। नेक्स्ट जनरेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि डेथ होगी ना, किन की डेथ होगी? फर वालों की डेथ होगी कि जिनका फर है ही नहीं। डेथ उनकी होगी जिनको फर है ही नहीं, ये खत्म हो जाएंगे, तो इनका नंबर कम हो जाएगा। एक ज़माना आएगा जब यहाँ पे खाली कौन मिलेंगे हमें? फर वाले मिलेंगे। यहाँ पे ये एक इवोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फर वाले यहाँ इस एरिया में क्यों है? अब वाई वी फाइंड पोलर बेयर्स ओनली इन द कोल्ड रीजन, एंटार्क्टिक रीजन और दूसरे पोल्स के साइड में? वाई? बिकॉज बाकी जो भी एनिमल्स वहाँ पे थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए, वो अडाप्टेशन नहीं कर पाए। सो अडाप्टेशन जो होती है ये एक जनरेशन में नहीं होती है, इट टेक्स मनी जनरेशंस। समझिएगा कंसेप्ट, ये थोड़ा मुझे जहन में आ गया। आई थॉट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग थोड़ा सा। अब यहाँ पे चलो एडाप्टेशन समझ। एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है? एक्लिमेटाइजेशन हो गया शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टाइम फॉर एग्जांपल डेज या वीक्स में, डेज और वीक्स में ही चेंजेस आती हैं बॉडी में किसी एनवायरनमेंट में फिट बैठने के लिए। सपोज आपको ये पता होना चाहिए, अगर कोई इंसान यहाँ एक बड़े माउंटेन पे चढ़ता है ना, तो उसको क्या होता है कि उसको काफ़ी सारी बॉडी में चेंजेस आती हैं। उसमें जो आरबीसीज होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ऊपर बहुत ही कम है, तो उसमें जो हीमोग्लोबिन कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। तो जब ये कुछ दिनों तक ऊपर हाइट पे रहता है तो उसका हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। दैट मीन्स उसमें एक चेंज आ रही है। किस लिए? वहाँ पे अडाप्ट होने के लिए, हाई अल्टीट्यूड पे अडाप्ट होने के लिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन जितना ज़्यादा होगा उतना एफिशिएंटली वहाँ पे ऑक्सीजन को कैप्चर किया जाएगा एटमॉस्फेयर से। हमें एफिशिएंटली ऑक्सीजन को कैप्चर क्यों करना है? क्योंकि जितना हम ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन कम हो जाता है। सो वहाँ पे इसीलिए इनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है।
बढ़ जाता है और ये विद इन डेज ही इनमें चेंज आएगी और ये वहाँ पे अच्छी तरह से अडाप्ट करते हैं। पहले पहले अगर इनको प्रॉब्लम होती है लेकिन फिर ये अच्छी तरह से अडाप्ट करते हैं, एक्लिमेटाइज होते हैं, अडाप्ट नहीं एक्लिमेटाइज होते हैं। लेकिन इसका मतलब है ये एक ही जनरेशन में, इन वन जनरेशन मतलब यहाँ हम कह सकते हैं इन लाइफ टाइम। यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, जनरेशन की बात ही नहीं है, ये अपनी लाइफ में, इन लाइफ टाइम में ही एक्लिमेटाइजेशन होती है। थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बता दिया। अब ये बताया क्यों मैंने यहाँ पे ये अडेप्टेशन एक्लिमेटाइजेशन, इस पे कभी क्वेश्चन आ सकता है घुमा फिरा के। कंसेप्ट अगर जहन में है तो आप लिख सकते हैं, ये टेंशन नहीं है फिर। अब यहाँ पे और एक पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, वो आप अच्छे से समझेगा कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लेते हैं वो एक एनवायरनमेंट में होता है। देखिए अडेप्टेशन मैंने क्यों बताया, अब मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा मुझे क्या बताना था एक्चुअली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहाँ पे अगर ऐसा पॉइंट आता है, वहाँ पे स्टेनो हेलाइन, क्या आता है, स्टेनो हेलाइन, या आता है स्टेनो थर्मल, यही दो आ सकते हैं, ना फेजिक आ सकता है ना हाइड्रिक आ सकता है, ये आ सकते हैं स्टेनोथर्मिक। इसी तरह से आ सकता है यूरी हेलाइन एंड यूरी थर्मल। स्टेनो हेलाइन ये थर्मिक नहीं, थर्मल है, ओके, थर्मल। ये 4 टर्म्स आपको समझनी है, एडेप्टेशन मैंने इसीलिए समझाया। देखिए अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सपोज दिस इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हमारे पास कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपको पता है इसको सर्वाइव जब ये जिस एरिया में करता है उस एरिया में काफ़ी सारी जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, उनके लिए ये अडेप्टेड होता है। और अब समझेंगे हम कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म ये है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये सर्वाइव करता है या अडेप्टेड है किस टेम्परेचर को, सपोज फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर, ये इस टेम्परेचर के दरमियान ये सर्वाइव करता है। दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक सर्वाइव करता है। ठीक है, ये दो ऑर्गेनिज्म है, याद रखिएगा। जहां पे भी आपको सिटेनो लफ्ज आएगा, रिमेंबर करना कि इसका मतलब है नैरो, इसका मतलब है नैरो रेंज। अगर कहीं पे यूरी आएगा, हमेशा रिमेंबर करना इट इज वाइड रेंज। देखिए आपकी शंकर आईएएस पे नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में, ओके, वाइड रेंज। और एनसीईआरटी छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है। स्टेनो एंड यूरी, अगर स्टेनो कहीं पे आता है रिमेंबर इट इज नैरो रेंज, यूरी आता है तो दैट इज वाइड रेंज। अगर मैं कह रहा हूं स्टेनो थर्मल, तो आप मुझे कहिए इसमें नैरो रेंज किसका है, थर्मल मीन्स फॉर टेम्परेचर। तो यहां आप खुद ही बताइए मुझे, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्स्ट और लिविंग ऑर्गेनिज्म सेकंड, इन दोनों में स्टेनो थर्मल कौन है, नैरो रेंज किसका है, दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्स्ट, इट इज स्टेनो थर्मल। समझ आ रहा है। अगर मैं कहूंगा ब्रॉडर रेंज विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर किसका है, दैट इज दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म सेकंड, इट इज यूरी थर्मल। समझ आ रहा है आपको, मुझे पता है, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आता है। नेक्स्ट थिंग इज, अगर मैं इसी तरह से, ये टेम्परेचर की बात हो गई तो हमने कर दिया क्या, स्टेनोथर्मल एंड यूरी थर्मल। अगर हम सैलिनिटी की बात करेंगे, सैलिनिटी, वो एनिमल या वो ऑर्गेनिज्म जो कि सैलिनिटी बर्दाश्त करता है, वाइड कम रेंज सैलिनिटी का बर्दाश्त करता है, दैट इज कॉल्ड स्टेनो हेलाइन मतलब नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। ये नहीं कहना डियर फ्रेंड्स कि ये डेप्थ में हम पढ़ रहे हैं, रिमेंबर दिस इज इन एनसीईआरटी। ये मतलब एनसीईआरटी में आपको इस किस्म के कंसेप्ट्स आते हैं, ठीक है, ये मतलब 11th 12th में आपका आता है। तो यहां पे नेक्स्ट इज दैट इज कॉल्ड यूरी हेलाइन। तो इसमें क्या होगा, वाइड रेंज होगा, वाइड रेंज। टाइम 1 मिनट 42, ओह माय गॉड, वेट डियर फ्रेंड्स, चूंकि हम दोनों चीज़ें कवर कर रहे हैं, आपके श्री राम और बाकी जो भी आपकी एनसीईआरटी वगैरह, तो इसलिए आपका लेक्चर थोड़ा बड़ा बनता है। बी विथ मी, टेंशन नहीं लीजिएगा। ये थोड़े पहले जो टॉपिक्स हैं ना, इनको थोड़ा अच्छे से समझेंगे आप तो फिर इजीली हो जाएगा आगे हमारे लिए। अब ये तो आपको समझ आ गया स्टेनो एंड यूरी, अगर कहीं पे भी आता है। वाटर के रिलेटेड एक और पॉइंट आप याद रखेंगे, अगर वहाँ पे आता है जीरो फाइट्स, बताएंगे ये कौन है। ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि डेजर्ट में अडॉप्टेड होते हैं,
एडाप्टेशन के बारे में ही बता रहा हूँ मैं। डेजर्ट में अडॉप्टेड होते हैं, जो कि ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट में अडॉप्टेड होते हैं। और अगर वहाँ पे क्वेश्चन आया, याद रखेगा, ये मैं सिखाऊंगा लेकिन याद रखेगा, अगर वहाँ पे आया ट्रू ज़ीरोफाइट्स कौन है, ट्रू ज़ीरोफाइट्स, याद रखेगा, रिमेंबर इट, दोज आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन सकुलेंट्स। क्या होते हैं सकुलेंट्स, आपको समझना नहीं है। सकुलेंट्स और नॉन सकुलेंट्स में इतना ही फर्क है कि सकुलेंट्स जो होते हैं वो अपनी बॉडी में टिश्यूज़ में वाटर स्टोर करते हैं, लेकिन नॉन सकुलेंट्स टिश्यू में वाटर स्टोर नहीं करते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। अब यहाँ वाटर की जो भी बातें थी वो क्लियर होगी। हम नेक्स्ट फैक्टर को लेंगे, दैट इज टेम्परेचर। अगर आप थके हैं तो आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से देख लीजिएगा। टेम्परेचर जो है आप सबको पता है, दिस इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए सब्सटेंस। हॉटनेस और कोल्डनेस, एक सब्सटेंस कितना हॉट है या कितना कोल्ड है उसका मेजरमेंट है ये, उसका मेजरमेंट है ये, दैट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए सब्सटेंस। अब टेम्परेचर के बारे में ज़्यादा मुझे नहीं बताना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लाइट डिस्कस किया है। आपको पता है ज़मीन में जितने भी इकोसिस्टम्स हैं, इंफ्रारेड इज द रीजन दैट हीट्स अप द इकोसिस्टम्स, द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द इकोसिस्टम्स, ये सबको पता है। और आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि इक्वेटर से लेके पोल्स की तरफ जब हम जाते हैं तो आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है। समझ आ रहा है? अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे ऑलरेडी आपको समझ आ गया। एक और कंसेप्ट हमने लिखा था इसमें एबायोटिक फैक्टर्स में, लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड, यहीं पे समझ लीजिए। ये क्या करते हैं, हम इक्वेटर से जितना हम पोल्स की तरफ जाते हैं, दैट मीन्स टू हायर लैटिट्यूड्स, 0 से लेके हम चलते हैं यहाँ पे 23.5, यहाँ पे भी है 23.5। हम जितना ऊपर नीचे जाते हैं यहाँ पे क्या होता है, जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि बोथ लाइट एंड एसोसिएटेड हीट जो होती है, सोलर हीट जो होती है, हीट, वो दोनों ही कम हो जाती है। ठीक है, ये आप सबको पता है। अब यही चीज़ अगर आप यहाँ पे देखेंगे अल्टीट्यूड में, अल्टीट्यूड मीन्स सी लेवल से कितनी हाइट पे हम ऊपर जाते हैं, और जितना हम अल्टीट्यूड में जाते हैं आपको समझना है कि उतना ऊपर जाके यही टेम्परेचर जो है ये डिक्रीज होता है। इतना ही नहीं है, वहाँ पे जो एयर जो होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और वो ड्राई एयर हो जाता है, ड्राई भी होता है एयर, लेस डेंस होता है जितना हम ऊपर जाते हैं अल्टीट्यूड में। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जितना ऊपर जाते हैं वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हैबिटेबल नहीं रहता है उतना फॉर लाइफ, ये उतना हैबिटेबल नहीं रहता है। तो ऊपर टेम्परेचर भी कम है, कोल्डर है, बाकी चीज़ें भी हैं जो कि फेवरेबल नहीं है फॉर सस्टेनिंग मोर डाइवर्सिटी। इतना आपको क्लियर है। अब टेम्परेचर और लाइट के बारे में, दोनों के बारे में एक दो पॉइंट्स आप याद रखेंगे। हाँ, टेम्परेचर के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा कि दुनिया में कुछ एनिमल्स हैं जो कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, उनको हम कहते हैं होमियोथर्मिक एनिमल्स। कुछ एनिमल्स हैं जो कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करते हैं टू ए कॉन्स्टेंट लेवल। हाँ, तो ये कौन है दुनिया में? रिमेंबर, दीज आर ओनली बर्ड्स एंड मैमल्स। ओके, दूसरे हैं जिनको हम कहते हैं पाइकिलोथर्मिक एनिमल्स। ये वो हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है ये मेंटेन नहीं करते हैं। क्रॉस से मैं दिखा रहा हूं, ये नहीं करते हैं। ओके, और बाकी जो है ऑल अदर एनिमल्स जो भी बर्ड्स एंड मैमल्स के बगैर हैं एनिमल्स दुनिया में, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन नहीं करते हैं। उनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में। देखिए, हम ह्यूमंस हैं, हम भी मैमल्स में आते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, चाहे हम विंटर में हो समर में हो, तो हमारी बॉडी में कुछ प्रोसेसेस होती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में टेम्परेचर एक कांस्टेंट लेवल तक मेंटेन होता है। लेकिन उनमें जो कि पाइक्लोथर्मल्स हैं, बर्ड्स और मैमल्स के बगैर जितने भी दुनिया में एनिमल्स हैं, आपको पता है ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर अच्छी तरह से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो ये इनका टेम्परेचर चेंज होता है व्हेन देयर इज चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट, और इसलिए इनको
इनको विंटर और समर में कुछ स्ट्रेटजीज करनी पड़ती हैं खुद को बचाने के लिए। इसीलिए ये क्या करते हैं, या तो हाइबरनेशन करते हैं, हाइबरनेशन करते हैं। आपको पता है अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये दिस इज इंडिविजुअल की इक्वालॉजी जो है ना, इंडिविजुअल कैसे हैबिटेट में आगे मैं बताऊंगा हैबिटेट एंड निश क्या होता है, कैसे अपने हैबिटेट में ये कैसे अडेप्टेड है, इनकी इक्वालॉजी क्या है, वही हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं इसके साथ साथ जहाँ पे भी आती है। तो हाइबरनेशन क्या होती है, और मतलब ये पाइक्लोथर्म्स, क्योंकि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते कौन से, इसलिए इनको समर में ये क्या करते हैं, समर में ये समर स्लीप करते हैं, ये अपनी एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट करते हैं, किसी होल में बैठते हैं, डैन में किसी जगह में बैठते हैं जहाँ पे ये अपनी एक्टिविटी बिल्कुल ही कम करेंगे, स्लीप भी डालते हैं कोई, तो वो उसको हम कहते हैं समर स्लीप, और दिस इज कॉल्ड ए हाइबरनेशन। कुछ ऐसे भी हैं जो कि सॉरी इट इज़ विंटर स्लीप, इट इज़ विंटर स्लीप, विंटर में कोल्ड से बचने के लिए विंटर में जो स्लीप होती है दैट इज कॉल्ड, विंटर में एक्टिविटी रिड्यूस करना दैट इज कॉल्ड हाइबरनेशन, और समर में अगर किया जाता है दैट इज कॉल्ड एस्टिवेशन, एस्टिवेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड समर स्लीप। ओके, ये आप याद रखें। दिस इज ऑल अबाउट द एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब हम आपके आज मैं ले रहा हूँ 10 मिनट रिमेंबर, लेकिन इंशाल्लाह कल से मैं शॉर्ट करूँगा, आज मैं नहीं कर पाया, तो फर्दर 5 to 10 मिनट्स लगेंगे और हम ये फिनिश करेंगे टॉपिक। ओके, तो ये हो गए थे एबायोटिक कंपोनेंट्स। नाउ व्हेन वी टेक बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ आवर इकोसिस्टम, बायोटिक आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि कम्युनिटी होती है, ठीक है। इस बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं, आपकी शंकर IAS के हिसाब से ही हम देखेंगे। इसमें आते हैं प्रोड्यूसर्स, व्हाट प्रोड्यूसर्स, या जिनको आप प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं, 1 डिग्री प्रोड्यूसर्स। ओके, दूसरे आते हैं कंज्यूमर्स, बस इनने ऐसे डिवाइड किया, बेहतर से डिवाइड किया कंज्यूमर्स। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं लैंड पे क्या है, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स आपको पता है जो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, तो ये सारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये खुराक बनाते हैं फॉर ऑल इकोसिस्टम्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ग्रीन प्लांट्स इसमें आते हैं, ग्रीन प्लांट्स आते हैं, आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं जिनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ओके, आपकी एल्गेज आती हैं, एल्गे आती हैं, वो भी अपना खुराक खुद बनाती हैं, ठीक है, खुराक बनाती हैं अपने लिए और दूसरों के लिए, ठीक है। एल्गे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को हम क्या कहते हैं, जो अपना खुराक खुद बनाते हैं, आपको ऑलरेडी पता है, आई नो कि आप छोटे बच्चे नहीं है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स, ओके। एंड कंज्यूमर्स जो दूसरों का खुराक खाएंगे दे आर कॉल्ड हीटेरोट्रॉफ्स, है ना, ये कंज्यूम करते हैं दूसरों का खुराक। तो ये खुद का खुराक कैसे बनाते हैं, बाय फोटोसिंथेसिस। इसमें ग्रीन प्लांट्स होते हैं लैंड पे, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, एल्गे होते हैं। और जब हम वाटर की बात करते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम की, वहां पे क्या होती हैं, एल्गे होती हैं, छोटी माइक्रोस्कोपिक एल्गे होती है। और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखेंगे, ये छोटी माइक्रोस्कोपिक एल्गे जो कि वाटर बॉडी पे होते हैं, सरफेस पे ऐसे होते हैं, जो कि फ्लोट करते हैं ऊपर, फ्लोट मतलब वाटर करंट्स के साथ मूव करते हैं, उनको हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। ये सरफेस पे होते हैं, ओके। और ये सरफेस वाटर जहाँ से मूव करता है वैसे ही मूव करते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी प्लांट्स होंगे जिनको एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं, वो या तो सबमर्ज्ड होंगे, थोड़े से पानी में होंगे, थोड़े बाहर होंगे, या तो वो शोर्स के पास होंगे, ठीक है, या तो वो फ्लोटिंग प्लांट्स होंगे, वाटर लिली वगैरह, या तो वो सबमर्ज्ड होंगे। तो एक्वेटिक प्लांट्स भी इसमें आते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये सारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स। अब जो ये कंज्यूमर्स होते हैं ये बनी बनाया खुराक खाते हैं दूसरों का। और इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें क्या क्या आते हैं, एक आते हैं इनमें जिन्हें हम कहते हैं, देखो कंज्यूमर्स हेटेरोट्रॉप्स से, इनको और एक नाम भी देते हैं हम, जो कि आपके उसमें भी लिखा है, दे आर कॉल्ड फैगोट्रॉप्स, फैगोट्रॉप्स। ये दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं मैक्रो कंज्यूमर्स, मैक्रो कंज्यूमर्स, और दूसरे होते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स, माइक्रो कंज्यूमर्स, ओके, मैक्रो एंड माइक्रो कंज्यूमर्स। अब यही यहाँ पे देखें, मैक्रो कंज्यूमर्स क्या होते हैं, याद रखिएगा, ये वो कंज्यूमर्स हैं जो कि फीड करते हैं, जो खाते हैं, हाँ, इंजेस्ट खाते हैं अपना खुराक। ये सारे कंज्यूमर्स दूसरों पे कोई खुराक पे डिपेंडेंट है, लेकिन मैक्रो वाले क्या है, ये दूसरों का खुराक खाते हैं, ये फीड करते हैं दूसरों के खुराक पे, ये एक्चुअली इंजेस्ट करते हैं, मुंह से खाते हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि कौन खाते हैं, एक मिनट, कौन कौन खाते हैं, ये तो काफ़ी सारे इसमें आएंगे, लेकिन आप याद रखेंगे, एक होते हैं हर्बीवोर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए, मैक्रो कंज्यूमर्स में फीड जो इंजेस्ट करते हैं, इसमें क्या क्या आते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा, दे आर एनिमल्स, ओके, दे आर मोस्टली एनिमल्स। और इसमें क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं,
हर्बीवोरस जो होते हैं वो एनिमल्स जो कि क्या खाते हैं, प्लांट या प्लांट मटेरियल खाते हैं। इस तरह से होते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या खाते हैं, कार्निवोर्स क्या खाते हैं, वो खाते हैं फ्लश या वो दूसरे एनिमल्स खाते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके होते हैं ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स वो हो गए जो कि बोथ प्लांट एंड एनिमल मटेरियल खाते हैं। ये आप सबको पता है। यहां पे अब एक कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स। ये वो माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया एंड फंजे होते हैं। बैक्टीरिया एंड फंजे होते हैं जो कि एक्चुअली क्या करते हैं, माइक्रो कंज्यूमर्स। इनको हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। ओके, यहां पे मैं लिखता हूं, इनको हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं, या इनको और एक नाम देते हैं, यहां पे लिखूंगा मैं इस कलर से, इनको हम ऑस्मोट्रॉफ्स भी कहते हैं। एक्चुअली ये करते क्या है, ये खुराक यहां पे है, ये खुराक को खाएंगे नहीं, ये इस पे एंजाइम्स डालेंगे, इसको डाइजेस्ट करेंगे बाहर ही, और फिर ये अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिएंट्स को जो भी डाइजेस्ट बाहर ही किए हैं। दैट इज कॉल्ड माइक्रो कंजप्शन, या दे आर माइक्रो कंज्यूमर्स। ओके, क्या करते हैं, ये खुराक को खाते नहीं है, ये भी दूसरों का खुराक खाते हैं, अपना खुद से नहीं बनाते, लेकिन ये खाते नहीं है, ये मुंह में नहीं लेते हैं फिर बॉडी में डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट सिस्टम में नहीं, ये बाहर ही उस पे उसकी डाइजेशन करते हैं, उसकी बाहरी एंजाइम्स डालते हैं, और वहाँ पे जब वो न्यूट्रिएंट्स उससे निकलते हैं फिर उनको बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, फिर उनको बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं। तो फंजे एंड बैक्टीरिया हमारे आते हैं किस में, ये आते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स में। और ये क्या है, ये एक्चुअली ऑस्मोट्रॉफ्स भी इनको कहते हैं, और इनको हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं, क्योंकि यही यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि यही बैक्टीरिया एंड फंजे जो होते हैं यही ऑर्गेनिक मैटर को, चाहे ह्यूमस हो या बाकी, उसको डिकम्पोज करके जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये ह्यूमस नहीं, ये भी जो भी ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में होता है उसको डिकम्पोज करते हैं, और अल्टीमेटली आपको पता है डिकम्पोजन प्रोसेस जब फुल्ली होगी, लास्ट में उसका मकसद क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स रिलीज करना सॉइल में। दैट मीन्स रिसाइकल करने के लिए, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए ये बैक्टीरिया एंड फंजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी इकोसिस्टम में माइक्रो कंज्यूमर्स का भी बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है, क्योंकि ये रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक होता है डेट्रिवोर डेट्रिवोर, दूसरा होता है यही डिकम्पोजर्स, ये जो बैक्टीरिया एंड फंजे हैं। डेट्रिवोर क्या होता है, आपको पता है कि डेड एंड डिकिंग मैटर यहाँ पे है। हमारी अर्थवर्म है, अर्थवर्म क्या है, दैट इज डेट्रिवोर नॉट अ डिकम्पोजर, क्योंकि अर्थवर्म जो है वो इस पे डायरेक्टली फीड करती है, वो इसको खाती है। डिकम्पोजर बैक्टीरिया एंड फंजे इसको खाते नहीं है, इस पे क्या एंजाइम डाल के इसको बाहर डाइजेस्ट करेंगे, फिर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। तो हमारी अर्थवर्म जो है वो क्या है, दैट इज ए डेट्रिवोर नॉट ए डिकम्पोजर। और अगर मैं आपको क्वेश्चन कहूं कि हमारी जो अर्थवर्म है, यहाँ डेट्रिवोर्स जो होते हैं, आर दे माइक्रो कंज्यूमर्स और मैक्रो कंज्यूमर्स, तो आप झट से आंसर दे सकते हैं, नहीं सर, दे आर मैक्रो कंज्यूमर्स, बिकॉज वो करते क्या है, वो बाज़ाब्ता मैक्रो कंजप्शन करते हैं, वो इनको खाते हैं।